पहले स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दो। हेलो हेलो। Online students, please confirm, am I audible and visible to you? Please confirm, am I audible and visible to you? We'll get started. Very nice. Great. ठीक है। ठीक है। ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा एडजस्ट बाद में करने का, बट थोड़ा करके रख सेटअप इसका बराबर से। ठीक है। अभी भी इनइफेक्टिव लग रहा है, बट ठीक है। एनीवेज मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई नो यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ दैट majority of you who are sitting face to face are already aware strategic management क्या है, but people who are attending live online may not be aware that what are the major changes in strategic management in the new syllabus in comparison to old syllabus. Hear me out for next few minutes and I'm sure you will understand the approach. In the old syllabus strategic management के अंदर आपके पास में 8 chapters हुआ करते थे. They are now reshuffled and you can say देखने के लिए इट विल लुक लाइक सिलेबस इज रिड्यूस टू 5 चैप्टर्स, बट इट इज नॉट. द कंटेंट इज ऑलमोस्ट एट पार, बट वही 8 चैप्टर को उन्होंने 5 चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया. कुछ चीजों को उन्होंने जो ओल्ड सिलेबस में थी वो कंप्लीटली हटा दिया है. कुछ चीजों को उन्होंने थोड़ा सा आपके कॉस्टिंग में इंक्लूड कर दिया है, लाइक योर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑल, बीपीआर वगैरह, कौन जीरो बेस बजटिंग आपने सुना होगा. थोड़ा बहुत चीजें उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया. सो देर आर फ्यू एलिमेंट्स जो उन्होंने रिड्यूस किया है एंड उसके जगह कुछ एडिशनल चीजों को इंक्लूड कर दिया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. नाउ पहली बार आपके जो 5 चैप्टर्स है उनका कोई सीक्वेंस का लॉजिक नहीं है. इन द ओल्ड सिलेबस ऑल 8 चैप्टर्स वर इन अ वेरी लॉजिकल सीक्वेंस. अब इस बार इन्होंने चैप्टर्स को कैसे स्ट्रक्चरिंग किया बोलना बहुत मुश्किल है. ऐसा मान के चलिए 80% सिलेबस ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो ओल्ड सिलेबस में था एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुआ है. कुछ चीजों को हटा दिया है. आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ दैट चैप्टर बाय चैप्टर जब हम आगे बढ़ेंगे. बट मोर देन दैट क्या नया इंक्लूड किया है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आने वाले पहले 2 अटेम्प्ट्स दैट इज मई नवंबर एंड नवंबर 24, इन दोनों अटेम्प्ट्स के लिए वो टॉपिक्स जो पहली बार आईसीआई ने मॉड्यूल में इंक्लूड किए हैं दे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग एवरी चैप्टर डिस्कशन आई विल टेल यू कि इस चैप्टर में क्या एडिशनल चीजें इंक्लूड की है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, अभी सर देयर आर 5 चैप्टर्स, इज देयर एनी चैप्टर वाइज वेटेज गिवन टू यू? बिल्कुल चैप्टर वाइज वेटेज है, बट ईआईएस एंड एसएम जब था तब भी आईसीआई का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड था. अब भी उनका तरीका वही है कि भाई टोटल 5 चैप्टर है, इक्वल वेटेज है हर चैप्टर का. उन्होंने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि एक चैप्टर अगर 15 पेज में खत्म हो रहा है और एक 50 पेज में जा रहा है तो इधर वेटेज ज्यादा होना चाहिए कम करना चाहिए. इनका कोई लॉजिक नहीं है. सिंपल है, एवरी चैप्टर इज इक्वल एंड दे हैव अ इक्वल वेटेज. तो सिंपल है, 50 मार्क का पेपर है, मतलब आइडियली एवरी चैप्टर इज गोइंग टू बी फॉर 10 मार्क्स. नाउ यू विल हैव एमसीक्यू सेम जो ईआईएसएसएम में पहले भी आया करते थे, बट ऑब्वियसली इस बार एसएम का वेटेज
एफएम के साथ में है, तो एसएम का एमसीक्यू वेटेज इज गोइंग टू बी 15 मार्क्स, बचा हुआ 35 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है। मतलब जब आप प्रिपरेशन करें तो ध्यान रखिएगा, योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू टू सॉल्व एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एंड थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए आपको कुछ चीजों को याद भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए उस आंसर को आईसीआई के हिसाब से लिखने के लिए। ये आईसीआई का एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जस्ट एफआईआई आपके लिए। अच्छा, अभी व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? तो एक सीक्वेंस है जो मैंने डिफाइन किया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस फास्ट ट्रैक, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रिवीजन, जो मेरे हिसाब से थोड़ा लॉजिकल रहेगा एंड फटाफट कंप्लीट भी हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम के लिए बढ़िया से प्रिपेयर कर पाए। ऑब्वियसली शुरुआत चैप्टर नंबर 1 के साथ में करेंगे, जो कि एक चैप्टर बहुत सिंपल सा है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहां पर एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाएगा, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। फिर एक जमाने में एक चैप्टर था अलग से, जहां पे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग से दिया करते थे, उन्होंने उस चीज को क्लब कर दिया है चैप्टर 1 के ही साथ में। तो चैप्टर 1 में थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी रहेगा, एंड विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करके कुछ इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स थे जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट से कनेक्टेड थे, वो इन्होंने अभी चैप्टर 1 में इंक्लूड किया है, तो उसको हम चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। वंस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1, हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ में, दैट इज वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड। यहां पर पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के थोड़े अप्रोचेस बताए जाएंगे, कि मतलब व्हाट इज योर बीसीजी मैट्रिक्स, मैकेंजी मॉडल क्या है, एनसॉफ का तरीका क्या था, एडीएल मैट्रिक्स क्या है, कुछ एडिशनल चीजें में इंक्लूड की है, वो आपको चैप्टर 4 में पढ़ाएंगे। सो आफ्टर 1 विल मूव टू चैप्टर नंबर 4. After that, we'll spend some time on chapter number 3. That is going to be around internal environments analysis, क्योंकि कुछ और strategies को chapter number 3 में लिखा है। chapter के नाम misleading है, उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखा है, अंदर का जो content है वो बहुत अलग अलग जगह से पिक करके आप एक तरीके से बोल दीजिए स्ट्रक्चरिंग किया हुआ है। सो इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, इन एवरी चैप्टर आई शुड नो दैट दीज आर द कोर एरियाज जहां पर पोटेंशियली आईसीआई क्वेश्चन पूछना चाहेगा। इसीलिए हम चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच फॉलो करेंगे। तो पहले 1, आफ्टर दैट 4, देन विल गो टू 3 एंड देन मे बी 2 and 5 डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू कैन हियर मी आउट, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए सिंपल एक ओवरव्यू कि भाई अब 8 चैप्टर नहीं है, 5 चैप्टर है, हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है। प्लीज कोई भी कॉन्सेप्ट वाइज मत जाइएगा कि ये कॉन्सेप्ट 100% आना ही चाहिए एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। चैप्टर बाय चैप्टर पेपर डिटरमाइन होता है। तो चैप्टर 1 में क्या क्या चीजें हैं उसमें मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये 7-8 क्वेश्चंस आईसीआई को पूछना पसंद है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे तो एमसीक्यू का प्रिपरेशन तो अपने आप हो जाएगा, एंड वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप ढंग से गो थ्रू करेंगे तो शायद आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का प्रिपरेशन है वो भी धीरे धीरे होते जाएगा। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर चैप्टर के ऊपर, आइडियली आराम से हो सकता है। ये जो सेशंस रहेंगे इन टोटल मेरे को लगता है 25 to 30 आवर्स रहने चाहिए ऑन अ हायर साइड। अब ये 1 hour सेशन रहेगा, अगले मंडे से दे विल बिकम 2 hour सेशंस, तो मोस्टली एक मान के चलिए 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा मेरे को टाइम पीरियड लगता नहीं है। दैट विल बी आवर अप्रोच। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बिफोर यू आस्क एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, आई थिंक आई हैव क्लियर्ड माई सेल्फ प्रॉपर्ली। कैन वी गेट स्टार्टेड नाउ? चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's start with chapter number 1. Look at the name. First name is called as Introduction to Strategic Management. एक चीज और मैं ट्राई करूंगा, रेगुलर क्लास के अंदर बच्चों को मैंने क्लास के अंदर नोट्स लिखाए हुए हैं, किसी एक बच्चे की हैंड राइटिंग चेक करनी पड़ेगी पहले, जो अंडरस्टैंडेबल रहे, उसको फिर अच्छा स्कैन करेंगे, स्कैन करके आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। अब ये लेक्चर्स के अंदर लिखवाना इज नॉट माय ऑब्जेक्टिव। इफ आई विल ट्राई टू मेक यू राइट एवरीथिंग, वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश ऑन टाइम। आइडियली आपने खुद से अपने समरी नोट्स बनाने चाहिए, बट स्टिल अगर आप थोड़े आलसी हैं, नहीं हो सकता है, तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, वो आप रेफर कर सकते हो। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस चैप्टर को फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला डिस्कशन, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है उसके अराउंड ही पहले डिस्कशन होना चाहिए। फिर सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग अच्छा आएगा। लेट्स स्टार्ट विद वेरी वेरी बेसिक।
अच्छा, पूरा डिस्कशन मैं प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, मतलब माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गिव यू 100 एग्जांपल्स, नो, राइट नाउ इधर वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मेरे को इसका मतलब आना चाहिए, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, कि मैंने आंसर क्या देना है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मुझे लिखना क्या है वो समझना चाहिए। एंड हर चैप्टर में नॉर्मली आईसीआई कैसे क्वेश्चंस पूछता है, वी शुड ट्राई टू सी एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल सो दैट यू फील कंफर्टेबल, ओके मेरे पढ़ने के बाद में अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस को एक दो भी प्रैक्टिस कर लूं तो मैं और कंफर्टेबल हो जाऊंगा। ये हमारा पूरा का पूरा अप्रोच रहेगा। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी वर्ड के अराउंड आपसे दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछेगा कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आप लिखिए। या दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, उसके अराउंड भी एक क्वेश्चन बिल्ड कर सकता है। धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट्स गो टू द वर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। 2 मिनट के अंदर मैनेजमेंट वर्ड क्या है समझाता हूं, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक मीनिंग आना चाहिए। मैनेजमेंट के दो पर्सपेक्टिव्स हैं। द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू रन अ कंपनी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। And these people, when they are making a plan, when they are, bringing resources in place, then they are implementing this plan. आपने अगर थोड़ा सा भी OCM में पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, याद होगा ना। कोई भी चीज के लिए आप एक प्लान बनाते हैं, रिसोर्सेस को साथ में लेके आते हैं, लोगों को डायरेक्शन देते हैं, चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। ये सब चीजें कलेक्टिवली क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। ये सब चीजें कलेक्टिवली क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। एंड जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लोग भी क्या कहलाते हैं, मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट हैज 2 पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स द सेट ऑफ पीपल, जो लोग बिजनेस में ये चीजों को कंसिडर करते हैं वो लोग मैनेजमेंट है। एंड दूसरा, सर दीज एक्टिविटीज व्हेन टुगेदरली पुट टुगेदर, ये चीजें भी मेरे लिए क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। मतलब सर पहले सिंपल शब्दों में, व्हेन अ सेट ऑफ पीपल इन अ कंपनी आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको टाइमली बेसिस पे चीजों को प्लान करके, रिसोर्सेस को साथ में लाके, डायरेक्शन देके चीजों को अप्लाई करना है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैनेजमेंट। एंड द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड मैनेजमेंट लिखा हुआ है। एमसीक्यू में जरूर वो आपको पूछ ले, वो बात अलग है। अदर देन दैट यहां पर वो कोई 4-5 मार्क का क्वेश्चन बनाए ऐसा लगता नहीं है। कैन वी अंडरस्टैंड कि बेसिक मीनिंग क्लियर है? आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम टॉकिंग? आई एम अज्यूमिंग। लेट्स गो नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज स्ट्रैटेजी। ये अच्छा चीज है, सुनिएगा। पहले आपको वर्ड मैनेजमेंट समझाया, मतलब इन सिंपल टर्म्स जो लोग ये एक्टिविटीज फुलफिल करते हैं वो लोग भी मैनेजमेंट है। एंड ये सारी एक्टिविटीज इन कॉम्बिनेशन आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो सर मैनेजमेंट वर्ड के अलावा दूसरा वर्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इन सिंपल वर्ड्स मीन्स अ गेम प्लान, दैट मीन्स अ प्लान ऑफ एक्शन जो आप बना रहे हैं ताकि आप अपने डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। देखो हर बिजनेस के कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन्हें अचीव करने के लिए जो आप एक प्लान बनाना चाहते हैं वो प्लान आपके लिए क्या कहलाता है, स्ट्रैटेजी कहलाता है। अब स्ट्रैटेजी के ना बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। कुछ डेफिनेशन जो आपको फाउंडेशन के बीसीके में भी दिए थे, यहां पर वही डेफिनेशंस को उन्होंने कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया है। 2 डेफिनेशंस को हम रीड करते हैं, समझते हैं, कोई भी एक आप पिक करके लिख सकते हो अगर वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इन सिंपल वर्ड्स स्ट्रैटेजी क्या होता है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आइए मॉड्यूल्स में पेज नंबर 1.2 यू विल सी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, रीड अलोंग विथ मी। 2 डेफिनेशंस है, दोनों को रीड करते हैं। एक, इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट of organization's desired image। लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग टर्म, ब्लूप्रिंट का मतलब है एक तरीके से स्केच है, एक तरीके से आपका यू कैन से रॉ प्लान है कि हम एज अ बिजनेस कैसा इमेज बिल्ड करना चाहते हैं। वो हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लिखेगा, कैसा इमेज हम बिल्ड करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, क्या डेस्टिनेशन अचीव करना चाहते हैं। मतलब एज अ बिजनेस जहां हम हैं यहां से हम एग्जैक्टली कहां जाना चाहते हैं वो डिफाइन करके उसका पाथ बनाना, दैट पाथ इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। मतलब स्ट्रैटेजी इज अ
प्लान टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। एंड ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी इज अ वर्ड जो हम यूज करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो इसीलिए ऐसा नहीं बोलते ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, या आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो सर स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बोल दीजिए या प्लान ऑफ एक्शन बोल दीजिए, जिससे हम हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल हैं कि एज अ कंपनी हम कैसा इमेज बिल्ड करना चाहते हैं, हम क्या स्टेटस अचीव करना चाहते हैं, किस लेवल पे जाना चाहते हैं, वो डिफाइन करना कहलाता है मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजी। सेम डेफिनेशन अलग शब्दों में और लिख के दिया है, रीड पॉइंट नंबर 2। स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान, जो कौन यूज करता है, मैनेजमेंट यूज करता है। किस पर्पस के लिए यूज करता है, कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, हम ऑपरेशंस को और बेहतर तरीके से कंडक्ट करना चाहते हैं, हम ऑब्वियसली हमारे टारगेट मार्केट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हम बेहतर तरीके से कंपीट करना चाहते हैं, या जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करना चाहते हैं। तो कैन आई से आप ऐसा बोल दीजिए इट्स अ गेम प्लान, या बोल दीजिए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। दोनों चीजें सेम है, गेम प्लान भी एक तरीके से प्लान ऑफ एक्शन है। लॉन्ग रेंज का मतलब है थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने एक प्लान बनाया है। दोनों के दोनों क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स है जिनको आप अचीव करना चाहते हो। अब इनमें से कोई भी 2-3 ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, मतलब फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपका टारगेट मार्केट है, कस्टमर्स है, आप ऑब्वियसली उनको अट्रैक्ट करके उन्हें सेटिस्फाई करना चाहेंगे ताकि वो लोग आपके लॉयल कस्टमर्स बन सकते हैं। इसी से तो आप बेहतरीन तरीके से कंपीट कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। सो इट्स अ गेम प्लान और अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव, मतलब व्हाट एवर बिजनेस वांट्स टू अचीव, उसके लिए जब हम प्लान बनाते हैं दैट प्लान इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। तो कैन वी से मैनेजमेंट तो सिंपल है, कुछ लोग हैं जो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट वो लोग हैं जो ये स्ट्रैटेजी को बराबर से डिजाइन करके इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट, उन दोनों को साथ में ला करके बनाया जाएगा एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अभी के लिए इंडिविजुअली मैनेजमेंट क्या है एंड इंडिविजुअली स्ट्रैटेजी क्या है, बेसिक मीनिंग समझा क्या। अब मुझे स्ट्रैटेजी के अराउंड कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। ये बोलता है कि भाई स्ट्रैटेजी आप कितना भी अच्छा बनाइए, पर कोई स्ट्रैटेजी अपने आप में इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है कि 100% आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। मतलब स्ट्रैटेजी रियलिस्टिक होना चाहिए। आप बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी बनाने का ट्राई करेंगे, बट इट्स नॉट अ गारंटी कि 100% आपका गोल्स अचीव ही हो जाएगा। प्लस कितना भी बढ़िया स्ट्रैटेजी बना लो, हमें लोग तो लगेंगे ना उस स्ट्रैटेजी को बराबर से इंप्लीमेंट करने के लिए। जस्ट बाय मेकिंग अ प्लान हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। तो ये बोलेगा स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ साउंड एंड अलर्ट मैनेजमेंट। फॉर अ साउंड एंड अलर्ट मैनेजमेंट मतलब हमें अच्छा मैनेजमेंट भी लगेगा अलोंग विथ स्ट्रैटेजी, तो ही जाके हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अचीव होंगे, वरना वो अचीव नहीं हो पाएंगे। मतलब सर ओनली स्ट्रैटेजी इंडिविजुअली मे नॉट बी सफिशिएंट, स्ट्रैटेजी अलोंग विथ राइट मैनेजमेंट विल बी एबल टू हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मुझे मीनिंग आना चाहिए स्ट्रैटेजी का एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। पढ़िए मेरे साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, strategy is no substitute for sound, alert and responsible management। मतलब हमें स्ट्रैटेजी भी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट भी चाहिए। दोनों अगर साथ साथ में होंगे तो ही हम अच्छे से हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। फिर देखिए, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। मतलब 100% स्ट्रैटेजी यही बेस्ट है जिससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, ये बोलना क्या होगा, गलत होगा। ऑब्वियसली हर कंपनी का मैनेजमेंट बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी बनाने का ट्राई करता है, पर देयर इज नो गारंटी दैट ऑल योर स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज गोइंग टू वर्क। हो सकता है उसमें से कुछ चीजें वर्क होगी एंड कुछ चीजें वर्क नहीं होगी। इसीलिए आपको पढ़ाएंगे एक प्रोसेस पूरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे इस चीज को हैंडल करना सिखाएगा। क्या बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रहा है? सी चैप्टर 1 में एक ही ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वर्ड समझना चाहिए। उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है समझना चाहिए, मैनेजमेंट अगर इंडिविजुअली समझेगा तो आपको कंबाइंड वर्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे कंफर्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
एक लाइन और पढ़ी है सर। देखिए, स्ट्रेटेजीज आर फॉर्म्युलेटेड, कैन यू सी सम लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल, एक वर्ड होता है बिजनेस लेवल भी। ये अलग अलग लेवल्स क्या है आपको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब स्ट्रैटेजी कोई एक नहीं होती है, एक बिजनेस में अलग अलग लेवल के मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाएगी। आपके सिलेबस में कुछ एग्जांपल्स हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज के, व्हाट आर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज, जो आगे के चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। मतलब क्या ना, इसे एक बेसिक ओवरव्यू अगर मैं स्ट्रैटेजी के बारे में सोचूं, बिजनेस के कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें अचीव करने के लिए वी नीड अ गेम प्लान। गेम प्लान मतलब प्लान ऑफ एक्शन, जो हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जिससे हम क्या अचीव करेंगे, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। दैट गेम प्लान कैन बी कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। सर स्ट्रैटेजी अपने आप में इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि आपको मैनेजमेंट के बिना ही सारा काम हो जाएगा। स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। No one can ever say that my strategy is 100% perfect. आपको विद टाइम स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम क्या करना पड़ सकता है, इंप्रूव करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी क्लियर टू यू? अब देखो, या तो आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होता है, फीचर्स लिख दो, तो डेफिनेशन और एनी 2-3 पॉइंट इज सफिशिएंट। बट दिस वाज अ वेरी अनकॉमन क्वेश्चन इवन इन ओल्ड सिलेबस। तब तो इस चैप्टर में कुछ ग्रेड था ही नहीं, अब तो इस चैप्टर में विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी ऐड हो गए। तो मेरे को नहीं लगता है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर निबंध लिखने के लिए बोलेगा आपको। आई टेल यू व्हाट दे कैन आस्क। दे नो दैट एक एरिया है जहां पे लैंग्वेज ट्रिकी है, बच्चा उसको नहीं पढ़ता है ना उसको याद करता है, उनको बार बार वो क्वेश्चन पूछने में मजा आता है। क्या क्वेश्चन है बोलता हूं। वो एक सिचुएशन देगा जहां आपको पूछेगा व्हाट इज प्रोएक्टिव एंड व्हाट इज रिएक्टिव, व्हाट इज प्रोएक्टिव एंड व्हाट इज रिएक्टिव। तो भाई दो वर्ड्स हैं, स्ट्रैटेजी should be partly proactive and partly reactive। मतलब समझिए दोनों का। इस पे क्वेश्चन क्या आएगा वो भी आपको दिखाऊंगा, आंसर क्या लिखना चाहिए आपने वो भी आपको समझाऊंगा। वापस से, जो चीजें मेरे को लगती है ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन देकर के आई गिव यू एक्सप्लेनेशन अराउंड दैट। ऐसा नहीं है कि मैं उसको कंप्लीटली छोड़ दूंगा, मतलब अनलेस दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। बट जहां मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा वहां मैं चाहता हूं थोड़ा आप ज्यादा फोकस करें, वो क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ें, थोड़ा लैंग्वेज समझने का ट्राई करें, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब सुनिए, दो वर्ड है, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड होकर के सोचना। दैट लेट्स से इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस, हाउ थिंग्स कैन चेंज इन फ्यूचर, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा सा फोरकास्टिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड सोचेंगे कि हम पहले से ही क्या स्ट्रेटेजी लगा के रखें जिससे फ्यूचर में हमें थोड़ा फायदा मिलना चाहिए। तो सर वो बोलता है जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो एज अ बिजनेस, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। इट शुड बी प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिवनेस का मतलब होता है थोड़ा सा फोरकास्ट करके, एनालाइज करके, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करके स्ट्रेटेजाइजिंग करना, ताकि जब फ्यूचर में अगर वो इवेंट्स हो तो आपको फायदा मिल सके। दिस इज द प्रोएक्टिवनेस ऑफ योर स्ट्रेटेजी। रिएक्टिव का मतलब होता है जब आपने स्ट्रेटेजी लगाया, कोई गारंटी नहीं है चीजें जैसे आपने प्रिडिक्ट की होगी वैसे होगी, मतलब थिंग्स मे नॉट टर्न आउट द वे यू हैड प्रिडिक्टेड। तो कहना इसे शायद हमारा स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं होगा, शायद हमें स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, या छोटा मोटा एडजस्टमेंट लेके आना पड़ेगा, या हो सकता है ये स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली इग्नोर करके नया स्ट्रेटेजी भी बनाना पड़े। दैट्स कॉल्ड बीइंग रिएक्टिव। मतलब इफ देयर इज अ सर्कमस्टेंसेस जो आपने सोचा वैसा नहीं हुआ तो आप रेस्पॉन्ड कैसे करोगे, वो होता है रिएक्टिवनेस। अब एग्जाम में आपको आंसर क्या लिखना है और कैसे लिखना है सुनिए। और प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट लिख के दिए हैं, समझिएगा पहले आराम से, इनका लैंग्वेज आपको समझाता हूं। अब आपको स्मार्ट क्या होना है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द सेंटेंसेस, यू शुड बी स्मार्ट इनफ दैट आई रीड द सेंटेंसेस, आई जस्ट पिक अप इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड वो वर्ड्स के अराउंड आप सेंटेंस फॉर्म कीजिए, हो जाएगा। जहां पर हेडिंग्स है वो हेडिंग्स पिक करके सेंटेंस बना लो, इट विल बी यूजफुल। वेयर देयर आर नो हेडिंग्स, आप सिर्फ ये वर्ड प्रोएक्टिव रिएक्टिव पढ़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में लिखा होगा। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आपको थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा उसके आगे। यू हैव टू राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोएक्टिव एक्शन, यू हैव टू राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिएक्टिव एक्शन। उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसीलिए उनका लैंग्वेज देखो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम यह है कि आईसीआई एक्सपेक्ट करता है ये जो गिने चुने 150 पेज हैं, ये तुम ऐसा ही लैंग्वेज आंसर एग्जाम में लिखो, नॉट द एंटायर सेंटेंस बट द मेजर कीवर्ड्स। ऑडिट के अंदर ऑनेस्टली आप सेंटेंसेस अपने हिसाब से फॉर्म कर लो, चल जाएगा। ऑडिट में कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना भी आसान है। इधर प्रॉब्लम क्या है, ये लैंग्वेज आपने ओसीएम में, कॉमर्स में बहुत बार पढ़ा है और आपको लगता है सिमिलर लैंग्वेज है, आसान लैंग्वेज है, तो आपका दिमाग नेचुरली उसको फोकस ही नहीं करता है। वो सोचता है ये मेरे को पता ही है, दिमाग लगाने का जरूरत क्या है। दिस इज वेर यू गो रॉन्ग। ट्रस्ट मी, पीपल स्कोर मिजरेबली, मतलब बहुत ही बुरा, आउट ऑफ 35 मार्क्स। व्हाई? दे राइट वेरी जनरल आंसर्स। इट्स नॉट दैट उनका अंडरस्टैंडिंग बुरा है, इट्स दैट उनका अंडरस्टैंडिंग व्हाट आईसीआई वांट्स बुरा है। They understand what is proactive, but they don't know what ICI wants, and they just write in general what they believe is right. उसके लिए ICI SM में मार्क्स नहीं देता है। ICI आज नहीं 10 साल से ऐसा है फॉर दिस सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के लिए एक ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, अपने फालतू में अपने हिसाब से लिखने का अप्रोच इस सब्जेक्ट में छोड़ देना चाहिए। ट्रस्ट मी, लॉ में आप थोड़ा अपने हिसाब से लिखोगे चल जाएगा, ऑडिट में चल जाएगा, ओल्ड आईटी था उधर भी चलता था, इस सब्जेक्ट में कभी भी नहीं चलता था और अब भी नहीं चलेगा। क्लियरली बोल रहा हूं, थोड़ा लैंग्वेज को आपको आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज वेयर मे बी राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस इज वेयर यू नीड टू राइट व्हाट दे वांट। इन अदर सब्जेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग कैन स्टिल बी सफिशिएंट, हियर इट विल नॉट बी। तो सुनिए उनका प्रोएक्टिव रिएक्टिव का मतलब क्या है। आइए पहले देखो, पॉइंट नंबर 1 में बेसिक मीनिंग लिख करके देगा प्रोएक्टिव रिएक्टिव का, फिर उसके बारे में 2-2 पॉइंट लिख के देगा। ये मॉड्यूल में है, पेज नंबर 1.3। रीड बोथ द सेंटेंसेस विथ मी। देखो, अ कंपनी का स्ट्रेटजी शुड बी टिपिकली अ ब्लेंड मतलब मिक्सचर। इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स। नंबर 1, प्रोएक्टिव एक्शंस, जो कौन लेने वाला है? मैनेजर्स। क्यों सर? टू इंप्रूव देयर मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। डोंट यू थिंक एकदम टाइम पास है? प्रोएक्टिव एक्शन लेना है, क्या मतलब है? लिखा ही नहीं है, बस किसके लिए? बिजनेस के फायदे के लिए। मतलब अपना मार्केट पोजीशन इंप्रूव हो जाए, हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाए। डोंट यू थिंक इसको सिर्फ बोलना था प्रोएक्टिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है ही नहीं। बट आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा प्रोएक्टिव नॉर्मली कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लिख रहा है। फिर देखो रिएक्टिव, टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, मतलब जो आपने एंटिसिपेट नहीं किया होगा पर हो गया होगा, उनके रिगार्डिंग आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, दैट्स कॉल्ड बीइंग रिएक्टिव। एंड कैन यू सी अ वर्ड? फ्रेश मार्केट कंडीशंस, मतलब कुछ नया हो गया होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आपने प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। या तो सर मैंने प्रिडिक्ट किया ए, हुआ बी, या मैं बोलता हूं मैंने प्रिडिक्ट ही नहीं किया, समथिंग सी हैपेंड, मतलब something which was beyond my understanding. It's like when Vodafone entered India, never thought Jio will happen. Obviously, जब बहुत साल पहले वोडाफोन इंडिया में, तब क्यों सोचेगा ना वो ऐसा चीज, बराबर है कि नहीं है? पेटीएम would have never thought, मतलब we are the technological best possible companies जिसका 17-18% मार्केट शेयर, एंड आरबीआई will tell us that it's over. Are you understanding this? मतलब हमने डिजिटल पेमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया को सिखाया और अब हम ही खत्म हो गए। I hope they don't. Because falling a business is like basically a lot of loss of employment. It's bad thing. Stock market is just at one side, but business failures are bad, remember. So, in simple terms, हो सकता है when you say reactive, that means या तो आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, या कुछ ऐसा हुआ जो आपने सोचा ही नहीं था। Both cases में do I need to react as a business? Yes. So आपका strategy ऐसा होना चाहिए जो proactively सोच रहा है, but अगर चीजें आपके हिसाब से ना हो तो वो क्या कर पाए? Respond भी कर पाए। अब जो reactive वाला चीज है ना, उसका लैंग्वेज बहुत ईजी है। नीचे आओ, पढ़ो मेरे साथ में। देखो, not every strategic move is a result of proactive planning. कभी कभी things may not happen as you fully anticipate or plan for. Can I say clearly? बोल रहा है कभी कभी चीजें वैसी नहीं होगी जैसा हम सोचेंगे। मतलब जब मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन कोई एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले ले एंड मेरा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है इट हिट्स अ स्टोन वॉल। मतलब सर सिंपल रिएक्टिव कब होगा? जब चीजें ऐसी तरीके से टर्न हो जाए जिसके लिए मेरा स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड नहीं था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन कंडीशंस माय स्ट्रैटेजी
strategy is proving to be useless, can I say मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, I need to respond as a business, मुझे या तो strategy बदलनी पड़ेगी या existing strategy में क्या लाना पड़ेगा, adjustments लेके आना पड़ेगा. This response is called as reactive response. This action is called as reactive action. इसमें अब आपको दिमाग क्या लगाना है कि भाई वो reactive में expect कर रहा है कि मैं बताऊं that things have not gone as I had planned. That means my strategy is actually not working well. That means I need to come up with a change. I need to make some adjustments. So some kind of strategic reaction or adjustment is required. बस ये sentence में से out of these 5-6 lines, अगर मैं इतना sentence भी लिख पाऊं ना, when things don't go as expected by the management and the strategy is not working out properly, some reactive aspect or adjustment is required. ये लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा. बट अगर आप कुछ एकदम जनरल लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे वो मैं नहीं जानता. समझ रहे हो? If you write even something which is very generic, I'm not saying remember the same sentence, but anything close to this if you can write, it will work well. क्वेश्चन कैसा आएगा आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. पहले कंप्लीट करते हैं. क्या रिएक्टिव पार्ट समझ में आया क्या? अब ये समझ जाता है. प्रॉब्लम आता है प्रोएक्टिव. अब उसने कोई तो ऑथर से कॉपी किया है मस्त, मतलब ऑथर ने ऑथर से कॉपी किया है. मीन टू से प्रोएक्टिव एक्शन का मतलब क्या है? वो बोलता है जनरली एक बिजनेस कोई भी नया स्ट्रैटेजी लगाने से पहले हमेशा हिस्ट्री के बारे में सोचता है कि आज तक हमारे बिजनेस में जब भी हमने कोई डिसीजन लिया, व्हाट वर्कड वेल, व्हाट डिड नॉट वर्क वेल. जो अच्छा चला उस चीज को हम एज इट इज आगे भी लगाना चाहेंगे. मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच में वो बोल रहा है 2 चीजें आती है. थोड़ा आप हिस्टोरिकली सोचेंगे, आज तक आपके बिजनेस में ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी का अप्रोच है जो बराबर से चला था, उसको शायद हम सेम यहां भी कंटिन्यू करना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, हो सकता है वो सेम चीज आज एज इट इज कंट्रोल से कंट्रोल भी नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्री बदलती है, एनवायरमेंट बदलता है. आज के नए इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे नया एलिमेंट क्या ऐड करना चाहिए. मतलब प्रोएक्टिवनेस में बोल रहा है थिंक अबाउट पास्ट एज वेल एज फ्यूचर. दोनों चीजों के एलिमेंट्स को मिक्स करो और आज प्रोएक्टिवली अप्लाई करने के बारे में सोचो, तो शायद चीजें आपके फेवर में टर्न अराउंड हो जाएगी. मतलब सर, think about what has worked well for you in the past and also think about what changes I need to bring in today, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए फायदेमंद बने. रीड विथ मी. देखो, a company's current strategy flows from both, कहां से? previously initiated actions and approaches that are still working well. मतलब जो हमने पहले कभी अप्रोच लगाया होगा जो आज भी बराबर चल रहा है, वो चीज आएगी. एंड न्यू मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस. कुछ ऐसे नए डिसीजंस जो हमें लगता है और ऐड करने से हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथ इन पोजीशन क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा. मतलब प्रोएक्टिवनेस के दौरान 2 चीजों को कंसीडर करना, हिस्टोरिकली क्या बराबर चल रहा था एंड क्या नए एलिमेंट्स को मैं ऐड कर दूं जिससे हमारा ओवरऑल पोजीशन क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए, बेहतर हो जाए. अब अगर मैं ये सेंटेंस में से कोई भी एक लॉजिकल सेंटेंस बना सकता हूं, दैट मीन्स proactive approach is a combination of 2 things. Number 1, what has worked well for the company plus what new or additional decisions we need to add, ताकि ओवरऑल क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए. ओवरऑल क्या होना चाहिए? हमारा कंपनी का मार्केट पोजीशन इंप्रूव होना चाहिए. सेम सेंटेंस को उठाओ और बोलो मिक्सचर ऑफ दीज 2 विल बी अ प्रोएक्टिव अप्रोच. ये प्रोएक्टिव हो गया, वो रिएक्टिव हो गया. योर आंसर इज डन. वो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? लेट मी शो यू. डू यू अंडरस्टैंड द प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव? लेट मी शो यू वन एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन जो मजेदार था, बढ़िया से परेशान भी किया था बच्चों को. जानबूझ के वो सब वाहियात पॉसिबल क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो पढ़ाऊंगा तुमको मैं. मतलब बेसिक वाले जो रहेंगे वो तुम खुद दिमाग लगा सकते हो. क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए मेरे साथ में. Albela Foods and Just Be Foods, July 21 exam, are successfully competing chain of restaurants in India. Albela is known for their innovative approach, which has resulted in good revenue. On the other hand, Just Be is slow in responding to environmental changes.
During the initial stages of COVID-19 pandemic and ensuring strict lockdown had an adverse impact on both the business. Realizing ये कितना severe है and future consequences, Albela Food immediately chalked out, मतलब made a plan. पोस्ट लॉकडाउन के लॉकडाउन के बाद इमीडिएटली क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे, उन्होंने ये इनिशिएटिव सोचे. क्या क्या सोचे? कॉन्टेक्टलेस डाइनिंग, न्यू कैटेगरी ऑफ फूड्स इन द मेन्यू ताकि लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा. वेरी कूल. Improving safety measures and hygiene standards. You would have seen that, right? Like people putting that plastic sheets, that the tables can be segregated from each other. Very nice. Introducing online food delivery app. Use Zomato, it's easier. I'm not a shareholder, इसलिए नहीं बोल रहा in general. Next, seeing the positive buzz around these measures taken by Albela, just be also think कि कर लेना चाहिए copy paste. मतलब अलबेला के बाद जस्ट बी को लगा कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए. पूरा स्टोरी समझ में आया? उनको बहुत मजा आता है. और ये जनरली पता है फर्स्ट क्वेश्चन होता है. तो नॉर्मली योर 15 मार्क का एमसीक्यू खत्म होता है. पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है 5 मार्क का. वो क्वेश्चन ऐसा होता है. एंड आज तक आईसीआई को ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पहला वाला ही पूछने में मजा आता है ताकि बच्चा थोड़ा वही डिमोटिवेट हो जाए. समझ रहे हो? उसके अगले वाले क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. एंड समटाइम्स द पेपर इज ओवर इन जस्ट 1 पेज. एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक चेंज, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. ऐसा आईसीआई ने बहुत बार किया है. हालांकि न्यू सिलेबस के नए एग्जांपल्स को देखते हुए ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है इस बार का पेपर ऐसे क्वेश्चन से भरा हुआ होगा. मतलब वो तुमको परेशान करेगा ये ढूंढने में कि लिखना क्या है. अभी क्वेश्चन पढ़ने का है. हमेशा स्टोरी के लास्ट में वो पूछना क्या चाहता है ढंग से पढ़ने का. चलो, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टेकन बाय अलबेला एंड जस्ट बी फूड्स. फिर दूसरा, डिस्कस दीज अप्रोचेस. एंड तीसरा, विच अप्रोच इज बेटर एंड व्हाई. अब उधर दिमाग में स्ट्राइक आना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच नाम की कोई हेडिंग ही नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक चेंज, दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तब तक सड़ चुका होगा. बाय द टाइम यू रीच टिल दिस पेपर, आप इतने हेडिंग पढ़ के जा चुके रहोगे जिंदगी में, तुम सोचोगे ऐसा कौन सा अप्रोच है जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं. इसमें कोई अप्रोच नहीं है, इट्स अ स्ट्रेटेजी का चॉइस. इट कैन बी ईदर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव. अब मुझे बताओ इस केस में अलबेला का अप्रोच क्या, प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव है? एक्चुअली उसका अप्रोच भी रिएक्टिव है, क्योंकि ये होने के बाद में उसने सोचा है. समझ रहे हो मेरा बात? पर तुम इतना मत सोचो, समझो मेरा बात. दो अलग अलग एंटिटी है, दोनों का अप्रोच अलग अलग है, दोनों का अप्रोच सेम तो नहीं हो सकता है. तो अगर मैं देखूं तो जस्ट बी किसको कॉपी कर रहा है? अलबेला को कॉपी कर रहा है. तो जस्ट बी तो कन्फर्म रिएक्टिव है. दे आर जस्ट डूइंग कंट्रोल सी कंट्रोल बी, बिकॉज अलबेला का अगर स्ट्रेटेजी चल गया तो मेरा स्ट्रेटेजी भी चलना चाहिए ना यार. इसलिए वो रिएक्ट कर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अलबेला का अप्रोच अनफॉर्चुनेटली सेकंड ऑप्शन एक ही बचता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव. वो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा. देखो आपका आंसर क्या होना चाहिए. पहले अलबेला का अप्रोच इज प्रोएक्टिव, जस्ट बी इज रिएक्टिव. एक नंबर मिल गया. फिर बोलेगा प्रोएक्टिव के बारे में निबंध लिखो, रिएक्टिव के बारे में निबंध लिखो. वही सेम 2 पॉइंट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी. अगर मैं हेडिंग के नीचे एक एक पॉइंट लॉजिकल लिख पाया, ऑनेस्टली वन लॉजिक, ये तो मैंने आंसर ऑब्वियसली ओल्ड में उनका लैंग्वेज अलग था, नए में लैंग्वेज अलग है, तो मैं चेंज करके नया लैंग्वेज लिखा हूं इधर ऑलरेडी, ताकि तुम ओल्ड ना पढ़ लो. लैंग्वेज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. इधर आईसीआई लैंग्वेज मैचिंग खेलता है. समझा क्या मेरा बात? तो तुमको कॉपी पेस्ट सही जगह से करना चाहिए. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो मैंने सही जगह से किया, डोंट वरी. इसीलिए थोड़ा लैंग्वेज बदल गया, तो मैंने दोनों पॉइंट्स कॉपी पेस्ट किए. बट नॉर्मली द फर्स्ट वन एंड द फर्स्ट वन शुड बी सफिशिएंट इनफ. कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. फिर किसका अप्रोच बेटर है? अरे दोनों अप्रोच का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए. बट इधर तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज अलबेला साउंड्स लॉजिकल. इतना मेहनत किया ऑथर ने, लिखा है इतने पॉइंट्स. जस्ट बी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है ना यार. किसका अप्रोच बेटर है? अलबेला का अप्रोच बेटर है. प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी सीम्स टू बी बेटर, बिकॉज अलबेला इज एबल टू यूज अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट. कैसे पता? जजमेंट. देखो, तुमने अगर इधर लिखा ना कि इसका अप्रोच बेटर है, इतना भी लिखा ना, तुमको नंबर मिल जाएगा. यस. कुछ नहीं दिया होता कि ऐसा नहीं करेगा. नहीं, they will not mention only about them, then I would say it's a reactive approach. Because of this incident, तब ऑथर क्वेश्चन को लैंग्वेज भी चेंज कर देगा. वो बोलेगा कोविड की वजह से हमारा बिजनेस बहुत खराब हो गया है, हमें भी रिएक्ट करना पड़ेगा. वो खुद ही लिखेगा ऐसा. कि ऑथर को तुमसे डर लगता है.
आई रियली मीन दैट, आई मीन द क्वेश्चन, जो एग्जाम बनाने वाला इंसान है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है, अगर मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिया तो दोनों आंसर देना पड़ेगा, एंड दे गिव ऑल्टरनेटिव आंसर. In SM, it's very common having an alternative answer. So in that case, your reactive should be the answer. But अगर बच्चों ने सेम क्वेश्चन पढ़ के प्रोएक्टिव भी लिख दिया तो भी ऑल्टरनेटिव आंसर में वो रहेगा, unless the question clearly says it's a reactive approach. You understanding this? But generally identification तब होगा जब multiple entities involved रहेगी, because they want you to write both. मतलब वही बोल रहा हूँ, सिर्फ सेंटेंस रीड करके कुछ नहीं होगा, अपने सोचना चाहिए वो पूछेगा क्या, मैंने क्या लिखना है, थोड़ा समझ. पक्का मीनिंग ऑफ द स्ट्रेटजी यही खत्म होता है. आपको डेफिनेशन आना चाहिए, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, 1 लॉजिकल सेंटेंस ऑन प्रोएक्टिव अप्रोच, 1 लॉजिकल सेंटेंस ऑन रिएक्टिव अप्रोच. इज दैट क्लियर टू यू? Probability of this is low. Probability of the next 2 questions is very, very high. Let's go to the meaning of strategic management and its advantages and limitations. ये ICI का favorite questions है. I don't know why. They are so simple. They are just repetitive. But ICI likes asking. It's easy. तेरे को 5 नंबर फोकट में मिल रहा है. कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. आइए. Sir, basic meaning of strategy ये खत्म होता है. We'll go to what is strategic management. Finally, name of the subject. 2 मिनट सुन लीजिएगा. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या आपको बताएंगे, डोंट वरी. इन रियलिटी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है 5 स्टेप्स. मतलब सबसे पहले एज अ बिजनेस वेयर आर वी, दैट मीन्स अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन को आप क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए. क्या कीजिए, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज, मतलब खुद के ऊपर आज लगाइए स्वॉट एनालिसिस. क्या लगाइए, स्वॉट एनालिसिस. मतलब आपके खुद के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है आज की तारीख में, एंड आज आपको अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या दिखते हैं. दिस इज कॉल्ड एज वेयर आर वी. फ्रॉम हियर वी डिसाइड वेयर वी वॉन्ट टू बी. मतलब यहां से आप अपना विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए, डिजाइन कीजिए. मतलब सर स्टेप नंबर 1 इज वेयर आर वी. यहां से डिसाइड करेंगे वेयर वी वॉन्ट टू बी, मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है. फिर आता है जो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ कैन वी रीच देयर. हाउ मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजीज के ऑप्शंस क्या हैं, कैसे हम हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे. फॉर एग्जांपल अ कंपनी में हैव $1 बिलियन रेवेन्यू का गोल. उसको अचीव करने के लिए हमारा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर चॉइस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है क्या, इंटेंसिफिकेशन है क्या, हम कैसे ये अचीव करना चाहते हैं, हम अलायंसेस करना चाहते हैं क्या, हम मर्जर एक्विजिशन करना चाहते हैं क्या. मतलब हमारे पास में अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं, वो सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना चाहिए एंड सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए. मतलब वेयर आर वी, देन वी डिसाइड वेयर वी वांट टू बी. थर्ड स्टेप होता है हाउ कैन वी रीच देयर. अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस क्या है. फिर बोलता है इन सारे अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस को आप एनालाइज कीजिए. क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए. सही स्ट्रेटेजी जो आपको लगता है उसे आप चूज कीजिए एंड फिर उसे इंप्लीमेंट कीजिए. मतलब सर वेयर आर वी, वेयर वी वांट टू बी, हाउ कैन वी रीच देयर, then find the best way to reach there. Find the best way to reach there. मतलब अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो, फिर उनको एनालाइज करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करो. जब आपने ऑल्टरनेटिव चूज किया मतलब आपने स्ट्रैटेजी चूज किया. फिर आप स्ट्रैटेजी को जो आप चूज कर चुके हैं उसे प्लान करके बराबर से इंप्लीमेंट कीजिए. भूलिएगा मत, हर एक प्रोसेस में आखिरी स्टेप इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है. इंप्लीमेंटेशन के बाद में आता है मॉनिटरिंग. क्या आता है, मॉनिटरिंग. मतलब जो आपने स्ट्रेटेजी लगाया है ना, क्या वो आपको अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपने मॉनिटर करना चाहिए. हो सकता है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे हैं, एनवायरमेंट बदल गया होगा, आपको रिएक्टिव होना पड़ेगा. मतलब स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ करेक्टिव एक्शंस लाने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स लेने पड़ेंगे ताकि हम क्या अचीव कर पाए, हमारे अल्टीमेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए. मतलब इन सिंपल टर्म्स, फ्रॉम वेयर आर वी टू वेयर वी वांट टू बी, वी हैव टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी, choose that strategy, implement it, maintain and monitor this ताकि हम इंश्योर कर पाए arrival where we want it to be. ये नॉर्मली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है जो आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है. आपके सिलेबस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल है, बट वो इनडायरेक्टली इस प्रोसेस के ऊपर ही बात करता है. जब आपको समय मिले तो एक प्रोसेस लिख के दिया है, आप रीड कर लीजिएगा. इट्स ऑन पेज नंबर
चैप्टर नंबर 1 के एकदम लास्ट में मैंने एक हेडिंग लिख करके दे दिया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस 1.19, बट दिस इज नॉट कवर्ड इन योर आईसीआई मॉड्यूल, बट इसका लैंग्वेज आपका अंडरस्टैंडिंग जरूर इंप्रूव कर देगा। एक बार देख लीजिए, वेयर आर वी नाउ, करंट सिचुएशन क्या है, वेयर वी वांट टू बी, हमारा विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेक्स्ट हाउ कैन वी गेट देयर, अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस क्या है, कौन सा तरीका बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो ढूंढना पड़ेगा, एंड देन हाउ कैन वी एंश्योर अराइवल, मतलब अप्लाई करने के बाद मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा, आर वी मूविंग एज वी हैड प्लान्ड, या सर हमारा जैसा प्लान था उतना अच्छे से स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं हो रहा है। ये पूरा 5 स्टेप का साइकिल कहलाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इससे ही आपका डेफिनेशन आया है, आपका जो डेफिनेशन है वो इस प्रोसेस से ही आया है। आपको डेफिनेशन पढ़ाएंगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। 1 मिनट चाहिए तो इस प्रोसेस को देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, आई विल शो यू द डेफिनेशन आफ्टर दैट, एंड हम डेफिनेशन को समझेंगे। Can we go to the definition? चलिए, let's go to the definition of strategic management. In your modules, it's on page number 1.4. Point number 1, see the definition. मैंने इसीलिए जो मॉड्यूल के अंदर बिल्कुल ही यूजलेस चीजें थी उसे कट कर दिया है, बाकी जो जो सब कुछ बहुत रियलिस्टिक जो इंपॉर्टेंट है वो सब रखा है। और ये डेफिनेशन मेरे साथ में, सर इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस जिसके लिए हम क्या डेवलप करेंगे, विजन डेवलप करेंगे, मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। ऑनेस्टली स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेयर आर वी, जो डेफिनेशन में मिसिंग है। वो अज्यूम कर रहा है ये तुमको मालूम है, इसके बाद डायरेक्टली तुम क्या डिफाइन करोगे, अपना विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्राफ्ट करना पड़ेगा, सही स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सही स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड फिर क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सर आप सही स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई कीजिए, उसे एनालाइज करके चूज कीजिए, फिर उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कीजिए, एंड उसे इवैल्यूएट भी करें कि क्या स्ट्रैटेजी वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा हमने सोचा था। इफ द स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग एज वी हैड प्लान्ड, क्या हमको करेक्टिव एक्शंस भी इनिशिएट करने पड़ेंगे, यस। जहां जहां हमें लगता है अप्रोप्रिएट होगा, वी हैव टू इनिशिएट द करेक्टिव एक्शंस। कैन आई से दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 2 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, डेफिनेशन आपको आना चाहिए, चाहे वो एडवांटेज पूछे लिमिटेशन पूछे, डेफिनेशन आपको लिखना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। रीड द डेफिनेशन वंस अगेन, आई एम श्योर everyone should be comfortable with this word by word. डन, मतलब सर एक प्रोसेस है जिसमें आप अपना विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सब सेट करोगे। सर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ आई राइट एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा वर्ड्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ यू डोंट राइट व्हाट दे वांट, डोंट गिव यू मार्क्स। तो उस चीज के बारे में सोचो मत ना, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है सब कुछ ना। आपको एज अ बिजनेस अपना विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने का है, फिर सोचने का है कौन सा सही स्ट्रैटेजी है, उसको चूज करने के बाद क्या करना है, डिजाइन करना है, फिर स्ट्रेटेजी को बराबर से इंप्लीमेंट करना है। रिमेंबर, इंप्लीमेंटेशन इज नॉट द लास्ट स्टेप। चाहे कोई सा भी चीज हो, एनी प्रोसेस इन द वर्ल्ड, इंप्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन बोल दो, मॉनिटरिंग बोल दो, होना ही चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा आर थिंग्स गोइंग एज वी हैड ओरिजिनली प्लान्ड। इफ दे आर नॉट गोइंग एज वी हैड प्लान्ड, हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शंस इनिशिएट करना पड़ेगा। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इन्होंने नीचे एक सेंटेंस लिखा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाने के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। 2 ही ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, बहुत पुराना सा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल लॉजिकल है, हर बिजनेस ना अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट सर, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है, आगे डिटेल में आएगा,
एक ऐसा पोजीशन जहां पर सर आपका प्रॉफिटेबिलिटी, आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपका मार्केट में रीच कई गुना बेहतर है इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। मतलब सर देर आर कॉम्पिटिटर्स इन द सेम इंडस्ट्री जो शायद सिमिलर प्रोडक्ट्स बना करके, सर्विस बना करके प्रोवाइड कर रहे हैं, बट फिर भी आप उन्हें आउट परफॉर्म कर रहे हैं फाइनेंशियली, इन इकोनॉमिकल टर्म्स, इन योर ऑपरेशनल टर्म्स। मतलब सिंपल शब्दों में योर प्रॉफिटेबिलिटी इज बेटर देन योर कॉम्पिटिटर इन द सेम बिजनेस, इन द सेम इंडस्ट्री। दैट मीन्स यू हैव एन एज, यू हैव एन एज अहेड ऑफ योर competitor. This position is called as competitive advantage. This position is called as competitive advantage. ये हमें अचीव करना है, इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा रहे हैं। तो सर पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर है। देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि सर एज अ बिजनेस हमें एक एज मिलेगा, फायदा मिलेगा अगेंस्ट माय कॉम्पिटिटर। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? सेकेंड, सर हमें लगता है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है। एनवायरनमेंट बदलते रहेगा। वी शुड बी गुड इनफ एज अ बिजनेस कि जब ये एनवायरनमेंट में बदलाव आए, इसका हम पे नेगेटिव इंपैक्ट कम से कम आना चाहिए। हम उनको टाइमली बेसिस पे समझ पाए, अडेप्ट कर पाए एंड अपने बिजनेस को बदल पाए एज पर द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। इसके लिए हम स्ट्रेटेजी को बोलते हैं ना, रिएक्टिव भी होना चाहिए, ताकि सर हम सक्सेसफुली जो एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहे हैं उन्हें विथस्टैंड कर पाएंगे एंड रिएक्ट कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ताकि हम क्या कर पाए? रिएक्ट कर पाए इन द राइट मैनर। रिएक्ट तो हर कोई करेगा, बट वो सही रिएक्शन होना चाहिए। इसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर इन प्लेस हुआ तो आप पहले से सोचते जाएंगे फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी आ सकता है एंड क्या थ्रेट आ सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है स्वॉट एनालिसिस। स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होता है? स्वॉट। आइडेंटिफाई आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी किधर है, थ्रेट किधर है। इसके बिना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का शुरुआत ही नहीं होता है। मतलब सर मुझे क्या पता होना चाहिए? मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सर इट्स अ मैनेजरियल प्रोसेस जिसके लिए हम विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, सही स्ट्रेटजी को चूज करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड इवैल्यूएट करेंगे। अगर लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है तो करेक्टिव एक्शंस को इनिशिएट भी करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना चाहते हैं। एंड सर बिजनेस के लिए जब एनवायरनमेंट में बदलाव आए तो हम सक्सेसफुली उससे डील कर पाए। ये दो चीजें अचीव करने के लिए हमने क्या लगाया है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाया है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 1 एंड 3 दो ही काम की चीजें, बाकी सब समय मिले तो पढ़ो वरना उड़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। इंपॉर्टेंट चीज 1 एंड 3 है। इज दैट क्लियर टू यू? अब सर वो मेरे से क्या पूछेगा? क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछेगा या तो एडवांटेजेस या पूछेगा डिसएडवांटेजेस, मतलब इधर बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। पहले आईसीआई का फेवरेट पढ़ते हैं, उन्हें जो बहुत पसंद है वो है लिमिटेशंस। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है। कम से कम ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जब से मैं देख रहा हूं 5 से 7 बार तो आ गया होगा, मतलब आराम से। इस चैप्टर से सेम क्वेश्चन रिपीट होना अपने आप में बहुत बड़ा बात है। लेट्स गो टू लिमिटेशंस। आइए पेज नंबर 1.6 पे आपको हेडिंग मिलेगा लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब देखो मॉड्यूल में कहीं पर आपको हेडिंग्स मिलेंगे, कहीं हेडिंग नहीं मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेरे को एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस मिले, वो सेंटेंस ही हेडिंग है मेरे लिए। अगर तुम ढंग से एक लाइन लिख पाए वही अपने आप में तुम्हारे लिए एक जीत है। जेन्युइनली बता रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए वहां मेरे को एक सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं आ रहा है। सो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऐसा भी होगा, तुमको पता भी चल जाएगा क्वेश्चन किधर से है, तुमको तुम्हारे बुक के अंदर किधर लिखा है ये भी समझेगा, राइट में है कि लेफ्ट में है, वैसा बुक हो, पर तुमको ये नहीं समझेगा मैं क्या लिखूं। इसीलिए बोल रहा हूं जब तुम रीड कर रहे हो ऐसा मत सोचो कि भाई मेरे को समझ गया ना, ठीक है ना। इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थिंक लाइक दिस, ओके व्हेन दे आस्क मी लिमिटेशन, मेरे को 4 पॉइंट तो लिखना पड़ता। तो अब एक चीज सोचो, एज अ बिजनेस मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाना चाहता हूं, नेगेटिव सोचने का है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में? बीकॉम लेवल आंसर है। नंबर 1 कॉस्टली। सर ये सब करने के लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होता है, बहुत ज्यादा एनालिसिस चाहिए होता है, आपको रिसोर्सेज लगेगा, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ये कॉस्टली अप्रोच है, शायद हर किसी के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर आपने ये एक वर्ड याद रखा और आपने लॉजिकली पैराग्राफ पढ़ के रखा, इसके अराउंड एक सेंटेंस आप लिख सकते हो, ऐसा मेरे को आपसे उम्मीद है। देखो
strategic management adds a lot of expenses to the organization. You may need expert strategic planners. आपको अलग अलग तरीके का एनालिसिस करना पड़ेगा. जिस कंपनी के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए शायद ये फायदेमंद नहीं होगा. कहना इसे यहां पर हमें सोचना है कि भाई इट मे नॉट बी राइट फॉर एवरी कंपनी. और सही बात भी है ना यार, यू कैन नॉट से फॉर एवरी कंपनी एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा बोलना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. यहां ये बोलता है सर ओवरऑल प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, कॉस्टली भी रहेगा. दोनों पॉइंट आ जाएंगे. एक रहेगा कॉस्टली अप्रोच कि भाई यहां पर आपको रिसोर्सेज लगेंगे, लोग लगेंगे, एक्सपर्ट्स लगेंगे, जो बराबर से एनालाइज करके आपके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा पाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस? यस. एंड लुकिंग एट द स्टेप्स, विजन बनाना, मिशन बनाना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, सही स्ट्रेटेजी चूज करना, उसे इंप्लीमेंट करना, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑल्सो. हालांकि मेरे हिसाब से दो अलग अलग पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं थी, दोनों को एक हेडिंग में एक सेंटेंस में लिख सकते थे, बट आईसीएस दो के लिए 2 मार्क्स देगा आपको अलग से. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. मतलब एकदम टाइम पास है. आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस को प्रिपेयर करने में, स्ट्रेटजीज कम्युनिकेट करने में. एंड सर आपके डे टू डे बेसिस पे रूटीन बिजनेस में नेगेटिवली इंपैक्ट भी आएगा. कैन आई से लिमिटेशंस दो बहुत आसान से हैं. नंबर 1 कॉस्टली प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इज दिस क्लियर टू यू? थर्ड वाला जो पॉइंट ढंग से पढ़ना, ये भाई बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाओगे. तो बोलता है बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है that business environment is highly complex and highly dynamic. मतलब मैं बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, but I really don't know how things will change in the next 3 to 5 years. If the environment is highly dynamic and complex, हो सकता है आज का जो आपका स्ट्रेटेजी है वो 3 साल के बाद सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, ये बोलना क्या है, बहुत मुश्किल है. तो एक बाय डिफॉल्ट लिमिटेशन है कि भाई एनवायरमेंट ही कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हर बार सक्सेसफुली काम करेगा, गारंटी नहीं है. नंबर 3 एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक. देखिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि सर चीजें कैसे शेप अप होगी इन फ्यूचर. कभी कभी चीजें शायद वैसी नहीं होगी जैसे हमने सोची थी. देखिए ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल एस्टिमेट है कैन awfully go wrong and jeopardize all strategic plans. Awfully go wrong means आपका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही अलग था, चीजें कुछ और ही हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स थे वो पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं. jeopardize मतलब they are in danger, they may not be able to give you what you wanted to achieve. मतलब bottom line they are trying to say सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे रिलाई करना कि आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे, ये शायद सही नहीं होगा. दैट इज अ लिमिटेशन बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक. तो सर प्रोसेस कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है. प्रोसेस के अंदर एक बाय डिफॉल्ट लिमिटेशन है कि हम एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करके उसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोच लगाएंगे. हमारा प्रिडिक्शन 100% सही होगा जरूरी नहीं है. थिंग्स मे नॉट टर्न आउट एग्जैक्टली द वे वी वांटेड टू बी. तो कहना इसे उस केस में मेरा प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? आखिरी पॉइंट सुनिए. सर ये बोलता है जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाते हैं ना, यू वांट टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट एवरी कॉम्पिटिटर वांट्स टू अचीव दिस. एंड व्हाट्स द गारंटी कि जो तुम्हारा स्ट्रेटेजी है उसके बाद में कॉम्पिटिटर बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा? बट देर इज नो सच गारंटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना कि एक कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा. तो इसकी वजह से आप कोई ना कोई अजम्पशन लेके जाएंगे कि कॉम्पिटिटर रिएक्ट ही नहीं करेगा, या रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट ऐसे करेगा. इस हिसाब से आप लोगों ने स्ट्रेटेजी लगाया होगा. व्हाट इफ द कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली बिजार, एब्सोल्युटली डिफरेंट देन योर एक्सपेक्टेशन, तो शायद मेरा स्ट्रेटेजी मुझे कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 4 देखिए, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट योर कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्सेस. मतलब कॉम्पिटिटर कैसे रेस्पॉन्ड करने का ये प्रिडिक्ट करना क्या है, बहुत मुश्किल है. इसलिए देखिए क्या बोलता है, इन अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो जहां पे हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली मूव करना चाहता है, ये काफी डिफिकल्ट होगा क्लियरली एस्टिमेट करना कि आपका कॉम्पिटिटर कैसे रेस्पॉन्ड करेगा इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. तो कहना इसे इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ गारंटी कि जो आपको अचीव करना है वो 100% अचीव हो ही जाएगा. क्या आपको थोड़ा लिमिटेशन समझ में आया क्या? अब देखो यहां ना दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते. स्ट्रेट फॉरवर्ड, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन आना चाहिए, 4 हेडिंग आनी चाहिए, काम हो जाएगी.
कभी कभी सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है, जहां उनका एक्सपेक्टेशन होगा आपको हेडिंग तो आनी चाहिए और थोड़ा आंसर जो है उसे ट्वीक करना भी आना चाहिए एज पर द क्वेश्चन. यू शुड बी एबल टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ द आंसर एज पर द क्वेश्चन. नॉर्मली ऐसा एक्सपेक्टेशन आईसीआई का अभी तक नहीं था, तो आप ऐसा बोल के रहे हो सर. न्यू सिलेबस में मैं जो नए क्वेश्चंस के उनके आंसर्स देख रहा हूं, थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ रहे हैं. वो आपसे अब चाहते हैं आप अपना नॉलेज अप्लाई भी करें. इट इज डेंजरस इन ए सब्जेक्ट लाइक ऐसे, क्योंकि आप पहले तो डर रहे थे कि मैं सेम लैंग्वेज कैसे मैच करेगा. अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो हेडिंग तो मैच कर, पर अंदर का एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के हिसाब से लिख. लेट मी शो यू क्वेश्चन. Read this question. Ramesh has 15 stores selling consumer durables in Delhi region. 4 of these stores were opened in last 3 years. He believes in managing strategically and has enjoyed significant sales of refrigerator, television, washing machine, air conditioner. Very nice. 4 साल पहले तक सब बढ़िया था. Which shift to purchases to online stores. The sales of his stores are coming down to about 70% in last 4 years. मतलब there is a significant decline. ये तो कहानी हो गई. प्लीज कहानी पढ़ने के बाद इमोशनल होने का, जरा दिमाग लगाने का, सोचने का नहीं. क्वेश्चन के एंड में ढूंढने का आईसीआई क्या पूछना चाहता है. इंपॉर्टेंट. लास्ट लाइन देखो. एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश इन लाइट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजी. आप ना उतना होशियारी करने का ट्राई करो ही मत कि वो क्वेश्चन में क्या हिडन हिडन कुछ नहीं, डायरेक्टली लास्ट में क्वेश्चन ही होगा. जिधर वो डायरेक्टली वो पूछेगा जो तेरे मतलब मॉड्यूल के हेडिंग से मैच होता होगा. इधर उसके क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब देखो आंसर पढ़ना मेरे साथ में आओ. देयर आर लिमिटेशंस अटैच्ड विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. नंबर 1, एनवायरमेंट अंडर विच स्ट्रेटेजीज आर मेड इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. यहां तक ठीक है. आगे देखो. Entry of online stores is a new kind of competitor which has brought a new dimension to selling consumer durables. Online stores with their size power could control the market and offer stiff competition. ये मैं किधर से सोच के लिखूं? मतलब इधर एक अच्छा चीज है, अगर तुम थोड़ा भी ढंग से लॉजिकली लिखो तो शायद नंबर मिलेगा. इसका मतलब ये इट इज ऑल्सो ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट मेरे को जो अभी भी लगता है, ऑनेस्ट आंसर देता हूं, भले वो क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, सजेस्टेड आंसर ऐसा दे दे, अगर तेरे 4 लाइन मैच होते हैं तेरे को अभी भी पूरा मार्क्स मिलेगा. मैं आईसीआई को जानता हूं, आज तक जैसे उन्होंने चेकिंग किया है, क्योंकि रियलिटी में होना यही चाहिए. रियलिटी में होना सिर्फ एमसीक्यू चाहिए, सिर्फ केस स्टडीज होना चाहिए. अब उसके ऊपर नहीं जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है. आज की तारीख में अगर ऐसा आया, तुम इसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो. तुम क्या कर सकते हो, 4 लिमिटेशन याद करके जा सकते हो, वो लिखने का चुपचाप. उसके आगे तेरे को लगता है तू लॉजिकल सेंटेंस लिख सकता है उसके अराउंड, ओके. मैच हुआ बढ़िया, नहीं हुआ ओके. यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. इसलिए अपने दिमाग को वो स्ट्रेस दो ही मत. मैं कैसे, अरे ऐसा हो सकता है एक ही क्वेश्चन आएगा, उसका मैक्सिमम 1 मार्क कट हो जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है. समझा क्या? नंबर 2 देखो. अनदर लिमिटेशन that it is difficult to predict things how they will shape up in future. याद है क्या रिएक्टिव वाला पार्ट, उसने उसी को सेकंड पॉइंट में डिवाइड कर दिया. रमेश although maintaining strategically, managing strategically, failed to see how online stores will impact the sales. Negative उसको धो रहा है बेचारे को. Number 3, although strategic management is a time consuming process, मैच होता है कि नहीं होता है, but sir he should continue to manage strategically. कुछ भी. Strategic management is a costly process. May consider engaging experts to find out कि कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस क्या होंगे, थोड़ा हम अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बना लेंगे. सब अलग कंटेंट है. वापस से सिर्फ कॉस्टली प्रोसेस मैच होता है. तो मतलब देखो, ये एक वन ऑफ इट्स काइंड क्वेश्चन है. नॉर्मल लिमिटेशन पे 15 क्वेश्चन और है जो मैं आपको दिखाऊंगा और आंसर परफेक्ट मैच होते हैं. समझो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, वो 4 पॉइंट लिखना, उसमें डरना मत. उसके अराउंड मेरे हिसाब से अब अगर क्वेश्चन आए, try to add 1 or more logical sentences also, because you never know, maybe their expectations may have changed from this attempt onwards. I've never seen such answers by them directly in the modules earlier the answers used to be very close to the ICI module language, as it is control C control V.
I'm telling you, that is how it was. But sometimes I feel this time शायद थोड़ा बहुत वो ट्वीक करने का ट्राई कर सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए. अदर देन दिस, मेरे को लिमिटेशन लिखने के लिए डेफिनेशन, strategic management may not be able to help you achieve all your desired goals and objectives. Following are the limitations. Costly approach है, time consuming है, business environment is highly dynamic and very difficult to predict, complex है, जिस वजह से शायद perfectly हर चीज को predict करना possible नहीं होगा, and आपके competitor के response को predict करना क्या होगा, मुश्किल होगा. इस केस में यही हुआ है कि वो ढंग से analyze नहीं कर पाया, जिस वजह से उसका business थोड़ा सा खराब हो गया. Are you understanding this? थोड़ा समझ में आया? देखो, आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका उसका अप्रोच क्लियर होना चाहिए. मेरे को इस चैप्टर में वो क्या पूछेगा, क्या लिखना है, बाकी चीजें एक बार रीडिंग के लिए बढ़िया है, उस पे दिमाग लगा के ज्यादा फायदा नहीं है. अप्रोच क्लियर होना चाहिए. दिस इज द हेडिंग, दिस विल बी द क्वेश्चन, दिस शुड बी माय आंसर. लिमिटेशन हुआ है, एडवांटेजेस भी खत्म कर देते हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो ही जाएगा खत्म. कैन वी गो टू द लास्ट वन? लेट्स गो टू द लास्ट वन, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. In your modules, page number 1.5. Importance of strategic management. अब इधर तुमको थोड़ा फायदा है, जहां बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं ना, वहां एडवांटेज है कम से कम कोई से भी 4 काम में आ जाएंगे. जब लिमिटेशन वगैरह में सिर्फ 4 ही होते तो मुश्किल हो जाता है. यू डोंट हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू रिमेंबर. तो इंपॉर्टेंस मतलब सर, अगर एज अ बिजनेस हमने पहले कभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं लगाया, हम पहली बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाने जा रहे हैं, तो हमको फायदा क्या होने वाला है? सबसे पहला चीज, इफ यू थिंक लॉजिकली, स्वॉट एनालिसिस लगाने में हेल्प कर रहा है. मतलब तू क्या कर पाएगा? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को ढूंढ पाएगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को ढूंढ पाएगा. और एक रैशनल बिजनेसमैन क्या करेगा या बिजनेसवुमन क्या करेगी? सर, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी को मैच करने का ट्राई करेंगे. मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लॉइट देम. आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लॉइट देम मतलब इट विल एक्ट एज अ पाथ फाइंडर. एक वर्ड है, इट विल एक्ट एज अ पाथ फाइंडर. आपको ये पाथ ढूंढने में हेल्प करेगा, मतलब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ करके उन्हें एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करेगा. एडवांटेज नंबर 1. अब ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव है तो थ्रेट नेगेटिव भी रहेगा. तो सर, थ्रेट्स को आप टाइमली बेसिस पे अगर ढूंढ पाए तो अपने आप को डिफेंड कर पाओगे. थ्रेड्स को अगर आप टाइमली बेसिस पे ढूंढ पाए तो अपने आप को क्या कर पाओगे? डिफेंड कर पाओगे. मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लॉइट करने में. इट विल एक्ट एज अ पाथ फाइंडर फॉर थ्रेड्स. मैं टाइमली बेसिस पे थ्रेड को ढूंढ करके अपने आप को प्लान करके क्या कर पाऊंगा? डिफेंड कर पाऊंगा. दैट मींस इट विल एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस. इट विल एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मतलब वेल प्लान्ड डिफेंस जैसे काम करेगा, ताकि बिजनेस गड्ढे में नहीं गिरेगा और बढ़िया से चलते जाएगा. मतलब इट विल एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, इट विल एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस. 2 फायदा समझा क्या? अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना एक ऐसा तरीका है जो आपको ऑन अ पीस ऑफ पेपर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लगाने में हेल्प करता है. आज कहां पर हो, कहां जाना चाहते हो, कैसे अचीव करोगे. जब ये फ्रेमवर्क को ऑन अ पीस ऑफ पेपर लिखते हो आप, तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है. क्या हो जाता है? डिसीजन मेकिंग. तो कैन आई से दिस इज अ लॉजिकल फ्रेमवर्क दैट विल गिव यू अ डायरेक्शन कि आप एज अ बिजनेस किस डायरेक्शन में लॉजिकली मूव करने चाहिए. तो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को क्या बना देगा? आपके लिए आसान बना देगा, लॉजिकल बना देगा. बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉजिकल फ्रेमवर्क जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लगाते हो. Where are we? Where we want to be? How can we reach there? Think about the best strategy. Then you implement the strategy. Then you evaluate. So can I say it's a logical framework that really helps you in a proper decision making. ये एक और फायदा है strategic management का. फिर सर, आज तक बिजनेसेस क्या बोलते थे? लेट द एनवायरमेंट चेंज. जैसा वो बोलेगा चुपचाप एक्सेप्ट करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे. मतलब आप प्रोएक्टिव अप्रोच लगा ही नहीं देते. आज तक आप क्या लगा रहे थे? सिर्फ रिएक्टिव अप्रोच. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको एक पावर देता है, थोड़ा सा आप प्रोएक्टिव अप्रोच भी लगा सकते हो. मतलब यू कैन कंट्रोल योर ओन, यू कैन से ग्रोथ, यू कैन कंट्रोल योर ओन ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आप थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करके पहले से प्रिपेयर्ड होकर के डिसीजन लेना चाहते हो. सो इट हेल्प्स यू टू बिकम मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ ओनली रिएक्टिव. इन्होंने लिखा है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, उसका मतलब एक्चुअली होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ओनली रिएक्टिव. मैं नहीं बोल रहा हूं रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, पर आपने ज्यादा क्या होना चाहिए? प्रोएक्टिव होना चाहिए. तो आप पहले से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के फायदा उठा पाएंगे. सो इट हेल्प्स यू in being proactive instead of reactive. It helps you
टू एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, ये आपके थ्रेड्स को ढूंढ करके उनसे डील करने में हेल्प करेगा। सर अगर ये आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लॉजिकली लगाते जाएंगे तो आपके बिजनेस का ओवरऑल लॉन्जिविटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि सर आपका बिजनेस कंसिस्टेंटली कब आगे चलते जाएगा, जब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे ये ढूंढते जाएंगे वेयर आर वी गुड एट, वेयर आर वी लैकिंग, व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो आपके बिजनेस के लॉन्जिविटी को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। रिमेंबर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो सर ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके लिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कोर कॉम्पिटेंसी, एक होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सुनना, कोर कॉम्पिटेंसी आपको बिल्ड करना पड़ता है जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अ पोजीशन, टू अचीव दैट आई नीड टू हैव कोर कॉम्पिटेंसीज। तो पहले मुझे कोर कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, वो मुझे ऑटोमेटिकली क्या अचीव करने में हेल्प कर देगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी एंड व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आगे एक चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगा, बताएंगे, डोंट वरी। अभी के लिए दोनों चीजें अचीव करने में कौन हेल्प करेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पढ़िए मेरे साथ में एडवांटेजेस, देखिए द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नंबर वन, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। मतलब कहना ही से ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव बना देगा, इंस्टेड ऑफ ओनली रिएक्टिव होना चाहिए, बट आईसीएम मॉड्यूल में लिखा है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। मतलब कहना ही से यू कैन डिटरमाइन कि आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, यू कैन एनालाइज एंड टेक एक्शन देन बीइंग मियर स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर मतलब सिर्फ बैठ करके विजुअलाइज करना, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको एनालाइज करके प्रोएक्टिवली डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मतलब सर इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली मेक योर ओन डिसीजंस इंटेलिजेंटली, इंडिपेंडेंटली, विदाउट बी लॉजिकल फ्रेमवर्क देगा फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो आपको ऑन अ पीस ऑफ पेपर आपके सारे स्टेप्स लेकर के दे रहा है, मतलब एक अच्छा तरीका दे रहा है। आप यहां पर हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ऑप्शंस क्या क्या है, सही ऑप्शन क्या है, मतलब आप प्रोडक्ट के अराउंड सोचेंगे, कस्टमर के अराउंड सोचेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को सोचेंगे, तो आप एक लॉजिकल तरीके से क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। मतलब ये आपको एक फ्रेमवर्क देगा फॉर ऑल मेजर बिजनेस डिसीजंस। नेक्स्ट, इट विल एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, मतलब ये आपके अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा एंड उनको एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करेगा। मतलब इट विल एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। फिर सर अपॉर्चुनिटी के बाद नेक्स्ट आता है थ्रेट। मतलब सर इट विल सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस अगेंस्ट योर मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। ये जनरली कब होता है, बिकॉज ऑफ थ्रेट्स होता है। कब होता है, बिकॉज ऑफ थ्रेट्स। मतलब सर मैं पाथ फाइंडर मतलब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के एक्सप्लॉइट कर पाऊंगा एंड एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस, मतलब वेल प्लान्ड डिफेंस बना पाऊंगा, ताकि फ्यूचर में अगर थ्रेट्स आ भी जाएं तो भी मैं अवॉइड कर पाऊंगा पिटफॉल्स एंड मिस्टेक्स, ताकि मेरा बिजनेस अच्छे से चलते जाएगा। सर ये मुझे हेल्प करेगा इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, जिससे अल्टीमेटली क्या अचीव होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। रिमेंबर कोर कॉम्पिटेंसीज ही आपको क्या अचीव करने में हेल्प करती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प करती है। वो दोनों चीजें अचीव और डेवलप करने में कौन हेल्प करेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करेगा, यस, इट विल एनहेंस द लॉन्जिविटी, मतलब द लाइफ ऑफ बिजनेस। आप लंबे समय के लिए सस्टेनेबल रहेंगे, बढ़िया से बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगे, इसमें आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो इट विल एनहेंस द लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस। अगर आप लॉजिकली एक एक सेंटेंस पिक करके उतना लिख लें और बस उतना ही रीड करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखने के लिए एक डेंजरस सब्जेक्ट लगेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी है, इसके लिए एक ही अप्रोच सही है। जब आप पढ़ो तो ये सोचो कि भाई मेरे को इस चैप्टर से वो पूछेगा क्या। ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ा मीनिंग आना चाहिए, मतलब मेरा अजम्पशन है आप में से मेजोरिटी लोगों ने एक बार सब्जेक्ट पढ़ा है, कुछ कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो अब हम सोच सकते हैं कि भाई इधर मेरे से वो क्वेश्चन ये पूछेगा, दिस शुड बी माय अप्रोच। ये आपके लिए लॉजिकल तब है इफ यू एटलीस्ट नो समथिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर आपको पता ही नहीं है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बस यही मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप थोड़ा सा सब्जेक्ट को अगर एक बार समझ चुके हो तो इस बार अप्रोच को बदलो। चैप्टर 1, व्हाट क्वेश्चंस दे कैन आस्क मी, इफ दे आस्क मी लिमिटेशन, बेयर मिनिमम 4 पॉइंट मेरे को क्या आने चाहिए, वो ढंग से रीड करने का और एक बार लिखने का।
You follow this and you see how confident you are. Next time you don't have to read my module, ICI module, any module, because ultimately सब में है वही 4 पॉइंट. बस मेरे को वो ढूंढ करके लिखना आना चाहिए. वो अगर मैंने कर लिया ना, यू विल बिकम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट इन द एग्जामिनेशन. अरे यार मैं बोल रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट था तब भी आधा एसएम सेम था. बस थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर दी है विद टाइम, और कुछ भी नहीं है. एंड ये बेसिक रूल्स है मैनेजमेंट के. जब दुनिया में एमएस करने जाओगे, एमबीए करने जाओगे, तब भी मैनेजमेंट में यही पढ़ाएगा. They cannot teach you anything else. Remember, the basics will always remain same. So वो बेसिक्स वाला पार्ट ही आपके सिलेबस में. प्रॉब्लम क्या होता है, जब बच्चा एक चैप्टर में जाता है ना, वो एक कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आया, वो उसके चक्कर में पूरे चैप्टर को नेगेटिव सोच लेता है. डोंट थिंक लाइक दैट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग और दी अदर, उसको साइड में कर दो, इट्स ओके. बट फोकस करो इस चैप्टर में वो नॉर्मली क्या क्या पूछेगा. उधर मुझे आंसर लिखने के लिए लॉजिकल एक एक सेंटेंस आता है क्या. मैक्सिमम क्वेश्चन इधर 4 या 5 मार्क के लिए आता है. एंड ट्रस्ट मी, आधे आंसर जो मैंने आईसीआई के देखे हैं, एक लॉजिकल हेडिंग और अ सेंटेंस विथ अ प्रॉपर वन लाइन एक्सप्लेनेशन, दैट इज सफिशिएंट टू एक्चुअली क्लियर इन देयर आईज कि तेरे को इसमें 50-60% मार्क्स मिल जाने चाहिए. और इस बार तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव चीज है, पहली बार एफएम साथ में है. ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों है, डिपेंड करता है. आज तक तो दोनों थियरी थे. ईआईएस भी पूरा थियरी था, एसएम भी थियरी था. ईआईएस इंडिविजुअली 400 पेज का था, 400-450 पेज मिनिमम, 3 टाइम्स ऑफ योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट. मतलब एसएम एंटायर बुक इज इक्वल्स टू 1 चैप्टर ऑफ ईआईएस, चैप्टर 3. तो तुम थैंकफुल रहो कि, इसलिए मेरे को डर के उल्टा लग रहा है, अब बहुत बजा है. आज तक एसएम का पेपर सबसे आसान होता था, बहुत इजीली प्रिडिक्टेबल, बिकॉज द स्ट्रेस वाज ईआईएस. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. नाउ देयर इज नो ईआईएस, इट्स एफएम एंड एसएम. तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू मी. पहली बार है, हम भी एक्सपीरियंस करके देखेंगे आईसीआई क्या करता है, तो विल अंडरस्टैंड. प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैं ज्यादा टाइम एलोकेट कर देगा एफएम को एग्जाम पेपर में, कम टाइम एसएम को. तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो. तुम चुपचाप इक्वल मान के चलो, होशियारी करो मत. तुमको अभी लग रहा होगा मेरा पेपर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वहां ये समझ में नहीं आएगा लिखना क्या है. यू आर अलोकेटेड 4 minutes टू राइट द आंसर, यू टुक 3 minutes टू फिगर आउट ये पूछना क्या चाहता है. आई एम टेलिंग यू, जोक्स अपार्ट, ये रियलिटी है. इसीलिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो. 150 पेज है, थोड़ा बढ़िया से पढ़ लो, ढंग से क्वेश्चंस देख लो. ओके, अभी गुड. दिस विल बी आवर अप्रोच. टुडेज डिस्कशन विल बी ओनली दिस मच. अभी गुड. जस्ट एक चीज मेरे को आज थोड़ा इवेल्युएट करना है बैठ के. अपना जो रेगुलर ऑडिट का लेक्चर चल रहा है, वो कल परसों में मुझे कैसे खत्म करना है. अगर मुझे ऐसा लगा, पहले ऑनलाइन तुम सुन लो, पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इनको तो मैं कंट्रोल कर दूंगा, फेस टू फेस वालों को तुम सुनो. आई विल सिट इन इवेल्युएट टुडे. अगर मुझे लगता है कल परसों 2 दिन में शायद मेरे लिए मुश्किल होने वाला है रेगुलर बैचेस कंप्लीट करना, तो शायद मैं एसएम का फास्ट ट्रैक मंडे से 2 आवर के लिए कंटिन्यू करूंगा. अगर ऐसा होगा तो भी मैं मैसेज डालूंगा, नंबर 1. अदरवाइज मान के चलना कल सेम टाइम सेम तरीके से ये कंटिन्यू होते रहेगा. इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है. आई विल जस्ट नीड टू सिट एंड इवैल्यूएट माय रेगुलर बैच कैसे खत्म करने का है, उसका मैकेनिज्म, क्योंकि आज आपने मेरे को बहुत परेशान किया है. 2 ऐसे खत्म भी नहीं करने दिया ढंग से, तो थोड़ा चैलेंज है मेरे लिए. आई नीड टू फिगर आउट हाउ विल थिंग्स टर्न आउट टुमारो. थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंजॉय. थैंक यू. ओके.